हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने भारत को जो 5 भागों में विभाजित किया था, उसके हमने पहला भाग उत्तरी पर्वतीय मैदान जो है वो पढ़ लिया है। अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देखें। और दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं उत्तर के विशाल मैदान। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम उत्तर के विशाल मैदान भारत में कहाँ पर स्थित है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जो ये ब्लू एरिया दिख रहा है, ये सारा के सारा उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है दोस्तों। ये जो है पंजाब से लेकर हरियाणा, आधा राजस्थान, आधा मध्य प्रदेश, इसमें झारखंड दोस्तों नहीं आता है, क्योंकि झारखंड जो है वो मैदान क्षेत्र में नहीं आता। फिर उस झारखंड के बाद बिहार, फिर पूरा बंगाल और ये असम तक दोस्तों फैला हुआ है। और इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों नहीं आता। तो दोस्तों, ये है हमारी भारत के विशाल मैदान जो है यहाँ तक जो है फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन जो है वो 8 भागों में किया गया है। पहला है जिसमें भावर क्षेत्र, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर, पाँचवा है रेह, छठा है भूड़, सातवां है डेल्टा और आठवां है दोस्तों शंकु। तो दोस्तों, इनको हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चर बनाकर कि कौन सी आकृति कहाँ पर बनती है। तो हमारा जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो नदियों के थ्रू हुआ है। और नदियाँ दोस्तों कहाँ से निकलती हैं? नदियाँ निकलती हैं दोस्तों पहाड़ों के बीच से होकर हमारी नदियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों, जब सबसे पहले जब नदी पहाड़ों के बीच से निकलती है तो दोस्तों वहाँ पर बनाती है भावर प्रदेश। भावर प्रदेश दोस्तों बनाती है नदी हमारी सबसे पहले। और ये अपने साथ कंकड़ पत्थर जो है वो जमा कर देती है। और दोस्तों, यह है जो भावर प्रदेश है, यह है दिखाई नहीं देता और इन जो पत्थरों के बीच से होकर ये नदियाँ जो है वो निकलती हैं। सारा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर जो नदी है वो एक उचित स्थान देखती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों, ये जो क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कहलाता है दोस्तों ये, जहाँ पर एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। और दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक मच्छरों का जो प्रकोप होता है वो तराई क्षेत्र में होता है दोस्तों। और ये जो तराई क्षेत्र है वो ये हमेशा दलदली रहता है। यहाँ पर जो एरिया है वो दोस्तों दलदली एरिया है। और यहाँ पर जंगल ज़्यादा सब सर्वाधिक मात्रा में जो है जंगल पाए जाते हैं। और ये खेती के लिए उपयोगी दोस्तों नहीं है। तराई प्रदेश जो है वो खेती के लिए उपयोगी नहीं है। जब तराई प्रदेश से जब हम आगे निकलते हैं तो इसके जो एक सेकंड मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके जो किनारों पर ये जो एरिया बनता है दोनों साइड, इसको हम दोस्तों खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम दोस्तों खादर। और ये खेती के लिए जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है वो खादर क्षेत्र जो है वो माना जाता है। और ये इस क्षेत्र को जो हम कहते हैं वो नवीन जलोढ़ भी बोलते हैं दोस्तों। खादर क्षेत्र को हम नवीन जलोढ़ भी बोलते हैं, क्योंकि जब जब नदी का पानी जब जब आता है तो हर साल यहाँ पर बाढ़ लेकर आता है, जिससे कि एक नई मिट्टी की परत जो है वो जम जाती है। इससे थोड़ा दूर चलने पर दोस्तों, यहाँ पर चलने पर दोनों साइड यहाँ पर होता है हमारा बांगर प्रदेश, जिसको हम दोस्तों बांगर प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। इसको हम पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं इसको हम, जो खादर प्रदेश से थोड़ा हटके होता है। यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जो है वो नदी का पानी हर साल नहीं आ पाता दोस्तों। यहाँ पर जो है वो नदी का पानी जो है वो हर साल नहीं आ पाता। इसको हम इसीलिए हम इसको पुरानी जलोढ़ जो है वो बोलते हैं। इन दोनों मिट्टियों में जो है पानी की अधिकता होती है दोस्तों, इसीलिए हम इसको कांप मिट्टी भी बोलते हैं। दोनों मिट्टियों को मिलाकर, खादर और बांगर मिट्टी को जो मिलाकर बोलते हैं हम कांप मिट्टी बोलते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों, जब हमारी नदियाँ जो है वो खादर और बांगर प्रदेश से निकल जाती हैं, खादर और बांगर प्रदेश से जो है हमारी नदियाँ निकल जाती है जब, तो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी मिट्टी जमा कर देता है। जब समुद्र में मिलने से पहले एक तो उसकी गति धीमी होती है और वहाँ पर लाकर बहुत सारी जो है वो मिट्टी जमा कर देता है, जिसे हम दोस्तों डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमा कर देता है, क्योंकि पहाड़ों से लेकर सीधा तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, खादर, बांगर सबको मिलाकर जो लास्ट में जो बचता है वो सारी की सारी मिट्टी जो है वो जहाँ पर जमा होती है दोस्तों, उसको हम दोस्तों डेल्टा बोलते हैं। और ये खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है वो माना जाता है। खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है वो हम डेल्टा को मानते हैं। इसको हम रेह बोलते हैं दोस्तों, रेह। तो दोस्तों, हम लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए बहुत भारी मात्रा में यूरिया, पोटाश, पानी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में डालते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी जो है वो दोस्तों नमकीन हो जाती है। और ऐसी मिट्टी जो है वो खेती के लिए इतनी उपजाऊ नहीं होती। इसे दोस्तों रेह या कल्हर बोलते हैं। ये वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पर सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग दोस्तों ज़्यादा होता है।
तो दोस्तों और ये जो रेह कलर पड़ता है ये सर्वाधिक मात्रा में पंजाब या हरियाणा राज्य में सर्वाधिक कलर जो है वो पाए जाते हैं, या रेह मिट्टी जो है वो हरियाणा या पंजाब राज्य में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर खेती के लिए पानी और उर्वरक जो है वो सर्वाधिक मात्रा में दिया जाता है, इसलिए वहाँ की मिट्टी जो है वो कलर हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लिया कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं इनको हम डिटेल से। तो देखते हैं दोस्तों, डिटेल से पढ़ते हैं हम इसको। उत्तर के विशाल मैदान जो हैं वो दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान है दोस्तों, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। और इस मैदान की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो 3200 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो है असम में यह सकरा है और यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो 90 से 100 किलोमीटर है, और यह मैदान पूर्व से पश्चिम में चौड़ा होता जाता है। दोस्तों जितना भी हम पूर्व से पश्चिम में चलेंगे दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद के निकट लगभग 300 किलोमीटर तक हो जाती है दोस्तों। राजमहल की जो पहाड़ी है इसके पास इसकी चौड़ाई जो है वो 160 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद के निकट लगभग 300 किलोमीटर तक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट के निक्षेपण से जलोढ़ की मोटी परत जम गई है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह जो भारत का जो है उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी माना जाता है दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान जो है वो भारत की जो है वो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए इसको सघन जनसंख्या वाला मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो भी माना जाता है। जैसे कि यूपी, बिहार आदि जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले दोस्तों प्रदेश हैं, और ये सभी प्रदेश जो हैं वो उत्तर के विशाल मैदान। इस समतल भूभाग के मध्य दोस्तों अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन से दोस्तों, झेलम है, चुनाव, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की जो है वो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चुनाव, रावी, व्यास और सतलज है। इस अवसर पर्वत के पश्चिम में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी दोस्तों, यमुना, गंडक, घाघरा, सरयू, कोसी, महानदी, सोन, ये जो है वो पूर्व में बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण पर कार्य में लगी हैं। नदी के पिछले भाग में ढाल की कमी के कारण नदी की गति जो है दोस्तों वो परिणाम स्वरूप धीमी हो जाती है दोस्तों। परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण भी होता है। जब हमारी जो नदियाँ हैं जब पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदान में आती है तो दोस्तों उसकी जो नदी जो है वो नदियों की जो वो वेग है जो वो हल्का हो जाता है, इसलिए नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यह जो नदियाँ हैं वो निचले भाग में गाद एकत्र करने के कारण बहुत सी धाराएं बढ़ जाती है, जिन्हें हम वितरिकाएँ भी कहते हैं। दोस्तों भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन जो है वो हमने 8 भागों में विभाजित किया था, जिसमें हम पढ़ लिया था, जैसे कि भावर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड़, डेल्टा और शंकु। दोस्तों तो पढ़ते हैं इनको डिटेल में क्या है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं हम भावर प्रदेश। दोस्तों यह जो प्रदेश है वो शिवालिक गिरिपात प्रदेश में सिंध नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भावर के नाम से जाना जाता है। वो कृषि कार्य के लिए जो है दोस्तों वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो होते हैं वो खालिश कंकड़ और पत्थर ही होते हैं, इसलिए और यहाँ पर जो आकर जो है वो नदियाँ जो है विलुप्त हो जाती है, इसलिए ये जो है वो कृषि कार्य के लिए यह भावर प्रदेश उपयोगी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जो है वो भावर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भावर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तो तराई प्रदेश कहलाती है। इसकी चौड़ाई जो है वो 15 से 30 किलोमीटर है। दोस्तों जब तराई प्रदेश से निकलने के बाद क्योंकि भावर प्रदेश में जो है वो नदियाँ लुप्त हो जाती है, और जब तराई प्रदेश में जब नदियाँ हमारी आती है तो वो पुनः जो है वो प्रकट हो जाती है, धरती पर आ जाती है, इसलिए इसको तराई प्रदेश कहते हैं। और तराई प्रदेश में जो है सर्वाधिक दलदली एरिया जो है वो तराई प्रदेश में का होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अधिकांश भाग जो है वो दलदली होने के कारण यहाँ पर घने वन एवं विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, किंतु अब इन्हें जो है साफ़ करके जो है वो कृषि योग्य बनाया जा रहा है। मगर वैसे ये कृषि योग्य नहीं थी, अब जो है वो धीरे धीरे इनको साफ़ करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा कांप प्रदेश। कांप प्रदेश को पढ़ते हैं दोस्तों कांप प्रदेश यह विशाल का मैदान, जिसे हम कांप मैदान जैसे जलोढ़ मिट्टी की देन है। इस कांप को गंगोद अथवा गंगा की कांप भी कहते हैं। यह कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त जो है चिकनी मिट्टी की भांति है। यह कांप मिट्टी को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों, जैसे कि बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अभी आपने समझा कि बांगर प्रदेश कहाँ होता है और खादर प्रदेश कहाँ होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, बांगर प्रदेश समझ लेते हैं फिर से। उत्तरी मैदान का वह विशालतम भाग जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है,
इसमें मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है, जिसका निर्माण कार्य मध्य से अपर प्लोस्टीन युग में माना जाता है। इसका जो निर्माण कार्य है दोस्तों वो मध्य से अपर प्लोस्टीन युग में माना जाता है। इस मैदान को स्थायी भागों में कंकड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चूनेदार निक्षेप पाई जाती है। इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों खादर प्रदेश। दोस्तों कांप प्रदेश के जो दो भाग हैं, एक तो बांगर प्रदेश और दूसरा है कांप प्रदेश, वो खादर प्रदेश। आगे तो दोस्तों पढ़ते हैं खादर प्रदेश को। दोस्तों खादर प्रदेश जो है वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है, मतलब प्रतिवर्ष जो है वो नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है। इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। कछारी प्रदेश दोस्तों किसे कहते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक कीचड़ होती है उसको हम जो है वो कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी जो है वो नवीन जलोढ़ रहती है। यह जो इसका भी जो युग है वो अपर प्लोस्टीन युग से लेकर आधुनिक युग तक जो है इसका विस्तार है, और इसका रंग जो है वो हल्का होता है। यह बालू कंकड़ से युक्त होती है, मगर यह दोस्तों जो खेती के लिए जो है ये सर्वाधिक में उपयोगी मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा रेह मिट्टी। इसको पढ़ते हैं। रेह बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता है वहाँ पर कहीं कहीं पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछी हुई है। इसे दोस्तों हम रेह अथवा कलर भी कहते हैं। जहाँ पर पानी की और उर्वरक की जो सर्वाधिक मात्रा जो उपयोग होता है वहाँ पर दोस्तों एक नमकीन परत बिछ जाती है, उसे हम रेह या कलर भी कहते हैं। ये जो है वो हरियाणा और यूपी और पंजाब राज्यों में जो है वो इसकी जो भाग है वो वहाँ पर पाई जाती है। ये मिट्टी इन राज्यों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा भूण प्रदेश। दोस्तों बांगर प्रदेश के कुछ भाग के अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ पर कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को दोस्तों हम भूण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूण का जमाव जो है वो बिजनौर तथा मुर्दाबाद विशेष रूप से जाना जाता है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट और मुर्दाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो भूण के लिए विशेष रूप से दोस्तों जाना जाता है। यह बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल के जल के बहाव से बन गए थे। दोस्तों ये जो है एक प्रकार के बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल से जल के बहाव के कारण बन गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा डेल्टा किसको बोलते हैं। दोस्तों डेल्टा जो है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत और बांग्लादेश में जो है वो डेल्टा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और गंगा का डेल्टा जो है वो राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरवन के किनारे तक 430 किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों, जो गंगा का डेल्टा है। और इस डेल्टा का पुराना भाग जो है वो भारत और नया भाग जो है दोस्तों बांग्लादेश में है। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश जो है वो खादर प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। तो दोस्तों जिस प्रकार खादर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा जो है उपयोगी मिट्टी होती है खेती की दृष्टि से, उसी प्रकार जो है वो डेल्टाई प्रदेश जो है वो खेती की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा भारत का मतलब उत्तर के विशाल मैदान का सेशन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले ही टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।